हेलो दोस्तों, आर के लर्न स्पेंड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और जो सीरीज में आपकी बिजनेस स्टडी की लाया था जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और सीबीएसई का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। तो उसी सीरीज में आपके चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 के साथ मैं हाजिर हूँ। तो अगर आपने इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 1.3 में हम प्रबंध के स्तर और कार्यों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, जानेंगे कि प्रबंध के स्तर कौन कौन से होते हैं और प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रबंध के स्तरों को जान लेते हैं। तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, पहला है उच्च स्तरीय प्रबंध, उसके बाद आता है मध्य स्तरीय प्रबंध और उसके बाद आता है निम्न स्तरीय प्रबंध। ठीक है, तो एक एक करके हम विस्तार पूर्वक इनको समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं और इनके क्या कार्य होते हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि को सम्मिलित किया जाता है, जिनको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक, चेयरमैन आदि। ठीक है, जो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है इसमें संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को शामिल किया जाता है, जिनको हम प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक और चेयरमैन के नामों से जानते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या काम करता है ये। तो सबसे पहला कार्य है इसका उद्देश्य निर्धारित करना। जो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है वो उद्देश्य निर्धारित करता है कि किसी भी संगठन का जो भी कंपनी है उसका उद्देश्य क्या होगा। उच्च स्तरीय प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, जैसे कंपनी को आगामी वर्ष में 1000 करोड़ के पार ले जाना। ठीक है, जैसे कि उच्च स्तरीय प्रबंध ने ये उद्देश्य निर्धारित कर दिया कि हमने शुरुआती वर्ष में ही कंपनी को 1000 करोड़ के पार ले जाना है। मतलब कि शुरुआती वर्ष होगा जो कंपनी का, उसमें ही हमने 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेना है, अर्न कर लेना है, उसके पार ले जाना है। ठीक है, ये उसका उद्देश्य हो सकता है। दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि वो शुरुआती वर्ष में ही ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जो कि उच्च स्तरीय प्रबंध में निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो अगला है आपका नीतियां निर्धारित करना। इसी स्तर पर उद्देश्य प्राप्ति हेतु नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे कंपनी की बिक्री नीति। ठीक है, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करता है, उसके बाद नीति निर्धारित करता है। ठीक है, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीतियों को निर्धारित किया जाता है। नीतियां मतलब जैसे कि कंपनी की बिक्री नीति। ठीक है, बिक्री नीति हो गई, जैसे बिक्री नीति में ये हो सकता है कि कंपनी उधार बिक्री नहीं करेगी। ठीक है, उनको खाली कैश सेल करना है, तो ये उनकी एक नीति हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी नीतियां होती है जिनका निर्धारण उच्च स्तरीय प्रबंधक करते हैं। अगला है क्रियाएं निर्धारित करना। ठीक है, उद्देश्य प्राप्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, जैसे क्रय, विक्रय, उत्पादन, विज्ञापन आदि। ठीक है, अब एक संगठन में एक कार्य नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि एक संगठन में बहुत सारे कार्य होते हैं, इसलिए उन सभी क्रियाओं का निर्धारण कर दिया जाता है कि एक संगठन में कौन कौन सी क्रियाएं की जाएंगी। ठीक है, जैसे क्रय, विक्रय, उत्पादन, विज्ञापन और भी होती हैं, उन सब का इसमें क्या कर दिया जाता है, निर्धारण कर दिया जाता है कि इनमें कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। ठीक है, अब है संसाधन जुटाना। उद्देश्य प्राप्ति हेतु आवश्यक विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। अब हमने उद्देश्य प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि संसाधन होंगे तो हम उससे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिससे हमारे उद्देश्य प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे पूंजी, माल, स्थायी संपत्तियां आदि। अब आपको कोई भी संगठन या कोई भी कंपनी लगाना है तो उसके लिए आपको पूंजी लगानी पड़ेगी, कैपिटल, स्टॉक लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट्स लगानी पड़ेंगी आपकी, जैसे कि लैंड, मशीनरी है ना, वेयर हाउसेस, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो सारी स्थायी संपत्तियां होती हैं। इन सारे संसाधनों का यहाँ पर व्यवस्था किया जाता है, जो कि उच्च स्तरीय प्रबंध में किया जाता है। ठीक है, अगला है कार्य निष्पादन पर नियंत्रण। इच्छित परिणाम प्राप्त करने हेतु कंपनी में हो रहे काम पर निगरानी रखा जाता है।
अब यहाँ तक के सारे कार्य उसने कर दिए, उद्देश्य निर्धारित कर दिया, नीतियां निर्धारित कर दी, क्रियाएं भी निर्धारित कर दी, संसाधन भी जुटा दिए। तो अब वो क्या करेगा? क्या अब वो आराम से बैठ जाएगा कि अब कार्य हो रहा होगा? नहीं, इसके बाद भी वो क्या करता है कि कंपनी में जो काम हो रहा होता है उस पर निगरानी रखता है कि क्या हमारे उद्देश्य के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या समस्या आ रही है, फिर उनका ये समाधान करता है। तो ये खाली नहीं बैठता, सारे क्रियाओं को निर्धारित कर देने के बाद वो कंपनी पर नज़र बनाए रखता है कि उद्देश्य सही समय पर प्राप्त हो सके। इसके बाद आता है आपका बजटों का अनुमोदन करना। विभिन्न प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए बजटों को अंतिम रूप दिया जाता है। ठीक है, जब उद्देश्य निर्धारित की जाती है, जितनी भी ऊपर की क्रियाएं मैंने आपको पढ़ाई, ये सारी क्रियाएं की जाती हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि एक में बहुत सारे प्रबंधक होते हैं। उच्च स्तरीय जो प्रबंध है इसमें बहुत सारे प्रबंधक होते हैं। इसमें तो जो सारे प्रबंधक होते हैं वो अपना अपने तरीके से अलग अलग बजट तैयार करते हैं। कोई कहता है कि इस उद्देश्य प्राप्त करने में इतना खर्चा हो जाएगा, कोई कहता है इतना खर्चा हो जाएगा, कोई कहता है इतना खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लास्ट में उन बजटों को अंतिम रूप दिया जाता है। उनमें से देखा जाता है कि किसका बजट सही है। ठीक है, मतलब सही बजट का वहाँ पर अनुमान लगाया जाता है और उनको अंतिम रूप दे दिया जाता है। उसको मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ना कि बजट भी पेश होता है, अभी हमारे यहाँ पे हुआ था, लोकसभा में बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण ने। ठीक उसी प्रकार से ये भी अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु जितना भी खर्चा हुआ होता है वो बजट पेश करते हैं। ठीक है, कि कितना खर्चा हुआ है या होने वाला है या होगा, तो उसको यहाँ पर अंतिम रूप दिया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो ये हमने उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य देख लिया, समझ लिया कि उच्च स्तरीय प्रबंध क्या होता है। अब देख लेते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध क्या होता है। ठीक है, तो मध्य स्तरीय प्रबंध में डिविजनल अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, कार्यात्मक प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। जो मध्य स्तरीय प्रबंध होता है इसमें डिविजनल अध्यक्षों को, विभाग अध्यक्षों को और कार्यात्मक प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि मध्य स्तरीय प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, ये पेपर की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में हर बार पूछा जाता है, किसी न किसी एक स्तर के कार्य को पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। तो पहला कार्य है इसका नीतियों की व्याख्या करना। इस स्तर पर उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा निर्धारित नीतियों की व्याख्या की जाती है, जैसे उधार बिक्री नहीं होगी। जो हमारा उच्च स्तरीय प्रबंध था उसमें हमने नीतियां निर्धारित की थी, है ना, जैसे कि बिक्री वाला। तो वैसे ही उन नीतियों को मध्य स्तरीय में आकर उनको क्या किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि उस नीति का मतलब क्या था, उस नीति के अंदर क्या है। जैसे वहाँ पर खाली बिक्री लिखा हुआ था, ठीक है, बिक्री नीति, तो उसको अब यहाँ पर समझाया जाएगा मध्य स्तरीय में कि उस बिक्री नीति का मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि उसमें हमें उधार बिक्री नहीं करनी, ठीक है, हमें कैश सेल करना है। तो जो भी उच्च स्तर में नीतियां निर्धारित की जाती हैं उनकी व्याख्या मध्य स्तरीय में किया जाता है। अगला है संगठनात्मक ढांचा तैयार करना। मध्य स्तर का प्रत्येक प्रबंधक कंपनी के उद्देश्यों के संदर्भ में अपने अपने विभागों का ढांचा तैयार करता है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने भी आपको पीछे बताया कि एक संगठन में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे क्रय विक्रय, ठीक है, उत्पादन, विपणन, विज्ञापन, तो ठीक उसी प्रकार उनके विभाग स्थापित कर दिए। जैसे क्रय है तो क्रय विभाग हो गया, विक्रय है तो विक्रय विभाग हो गया, ठीक है, उत्पादन है तो उत्पादन विभाग हो गया, ठीक है, और विज्ञापन है तो विज्ञापन विभाग अलग हो गया। इन सब के अलग अलग विभाग स्थापित कर दिए जाते हैं। और फिर जब इन विभागों के जो प्रबंधक होते हैं वो अपने अपने विभाग का ढांचा तैयार करते हैं। कैसे? जैसे कि क्रय विभाग का जो प्रबंधक होगा वो यह निश्चित करेगा कि उसको क्रय कहाँ कहाँ से करना है, ठीक है। जैसे कि उसको क्रय करना है तो वो निश्चित कर देगा कि इतनी मात्रा में क्रय हमें दिल्ली से करना है, इतनी मात्रा में क्रय हमने यहाँ यूपी से करना है। तो इस तरीके से वो अपना ढांचा तैयार कर लेगा क्रय विभाग वाला। ठीक इसी प्रकार विक्रय विभाग वाला भी तैयार करेगा कि उसको सेल कहाँ कहाँ पर करनी है, बेचना कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि वो कह रहा है कि दिल्ली में हमें 4 जगह पे बेचने हैं, ठीक है, माल को, वैसे ही यूपी में 2 जगह पे बेचना है। तो इस प्रकार से करके वो अपना अपना ढांचा तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। प्रत्येक विभागीय प्रबंधक अपने विभाग की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वांछित कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।
जो प्रत्येक विभाग के प्रबंधक होते हैं वो अपने विभाग की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वांछित कर्मचारियों की जब भी आवश्यकता पड़ती है तो वो उन कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेते हैं, जिससे कि उद्देश्य प्राप्ति में कोई भी रुकावट ना आए और कार्य निरंतर चलता रहे। ठीक है। अगला है निर्देश जारी करना। विभागीय प्रबंधक अधीनस्थों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। और संसाधन उपलब्ध कराते हैं ताकि काम में कोई रुकावट ना आए। अब जो मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं उसमें जो विभागीय प्रबंधक होते हैं, जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, तो उनके जो प्रबंधक होते हैं वो अपने अधीनस्थों को बता देते हैं पहले ही कि उनको क्या काम करना है, कैसे करना है। ठीक है। और इसके लिए वो संसाधन भी उपलब्ध करा देते हैं ताकि काम में कोई रुकावट ना आए और उद्देश्य को हम समय अनुसार प्राप्त कर सकें, कोई भी कठिनाई उनमें ना आए। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला है आपका कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। मध्य स्तरीय प्रबंधक के अधीनस्थों को विभिन्न तरीकों से प्रेरित करते हैं ताकि कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी क्षमता से काम करें। अब जो मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने अधीनस्थों को विभिन्न तरीकों से प्रेरित करते हैं। विभिन्न यहाँ पर प्रेरित करने के या अभिप्रेरित करने के दो तरीके होते हैं। एक, ठीक है, एक होता है मौद्रिक और एक होता है अमौद्रिक, जो कि आपका आगे चल के चैप्टर में आएगा। ठीक है। तो उन तरीकों से ये इनको अभिप्रेरित करते हैं। ठीक है। और भी हैं अभिप्रेरित करने के तरीके, जैसे पदोन्नति हो गया। ठीक है। ऐसी करके और भी हैं जो मैं आपको आगे चैप्टर आएंगे इनके ऊपर प्रेरित करने के जो तरीके हैं वो आगे चैप्टर आएगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो उन तरीकों से ये अपने अधीनस्थों को प्रेरित करते हैं ताकि वो कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो उनके अधीनस्थ हैं वो अपनी पूरी क्षमता से कार्य करें, जिससे कि समय अनुसार हमारा उद्देश्य प्राप्त हो जाए, कोई भी उसमें कठिनाई उत्पन्न ना हो। अगला है आपका समन्वय स्थापित करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय होना आवश्यक है, जो मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगर कंपनी का आप उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो विभिन्न विभाग होते हैं उनमें समन्वय स्थापित करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें 4 विभाग है, क्रय, विक्रय, उत्पादन और विपणन। ठीक है। अब इन चारों में अगर समन्वय स्थापित नहीं होगा तो क्या होगा? जो विक्रय वाला है क्या करेगा? वो बेचे जाएगा, धड़ाधड़ बेचे जाएगा। और यहाँ पर उत्पादन है, उत्पादन वाला और जो विक्रय वाला, इन दोनों में मान लीजिए समन्वय स्थापित नहीं है। ठीक है। तो विक्रय वाला क्या कर रहा है कि बेचे जा रहा है, ग्राहक को बुलाया जा रहा है। तो क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि विक्रय वाले ने ग्राहक को बेचने के लिए बुला लिया दुकान पर, कस्टमर आ गया। और जब वो उत्पादन वाले के पास आया प्रोडक्ट लेने के लिए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर प्रोडक्ट रेडी नहीं था, अभी उत्पादन हुआ ही नहीं था। तो क्या हुआ यहाँ पर? अगर इन दोनों में समन्वय होता तो उत्पादन वाला पहले ही उसको बता देता कि अभी स्टॉक नहीं है, उत्पादन नहीं हुआ है, तो अभी बिक्री रोक दिया जाए, अभी ना किया जाए। तो इससे क्या होता है कि उनके कंपनी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। इससे क्या हुआ कि जब ग्राहक उसके पास आया क्रय करने के लिए और उसको प्रोडक्ट नहीं मिला, तो वो क्या हुआ, वो नकारात्मक प्रभाव पड़ा कंपनी के ऊपर। ग्राहक सोचेगा ये तो ऐसे ही है, उल्लू बनाते रहते, बुला लिया और सामान दिया ही नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से इनमें समन्वय स्थापित करना आवश्यक होता है ताकि उद्देश्य आसानी से प्राप्त किया जा सके और जो कंपनी का दृष्टिकोण होता है वो ग्राहकों की नज़र में अच्छा बन सके। ठीक है। तो ये हमने मध्य स्तरीय प्रबंध को देखा, समझा और उसके कार्यों को जाना। तो अब देख लेते हैं निम्न स्तरीय प्रबंध क्या होता है और इसके क्या कार्य होते हैं। तो इसे पर्यवेक्षीय प्रबंध भी कहते हैं। जो निम्न स्तरीय प्रबंध है इसको पर्यवेक्षीय प्रबंध भी कहते हैं। ठीक है। इसमें विभिन्न फोरमैन व पर्यवेक्षकों को शामिल किया जाता है। इसमें 2 ही होते हैं खाली, फोरमैन और पर्यवेक्षक। ठीक है। अब इसके कार्य देख लेते हैं कि निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना। इनका श्रमिकों से सीधा संबंध होता है। ये उनकी साधारण समस्याओं को स्वयं निपटा देते हैं और गंभीर समस्याओं को मध्य स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। ये जो निम्न स्तरीय प्रबंध वाले होते हैं, क्या होता है कि इनका कर्मचारियों के साथ सीधा संबंध होता है। तब क्या होता है कि अगर कर्मचारी को कोई
समस्या आती है, अगर वो साधारण समस्या है तो उसका निपटारा वहीं पर वो कर देते हैं। कौन कर देते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंधक, ठीक है। और अगर कोई गंभीर समस्या है तो उसको वो ऊपर तक पहुंचाते हैं, यानी मध्य स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंचाते हैं। फिर उसका निपटारा कौन करेगा? मध्य स्तरीय प्रबंधक करेंगे, ठीक है। तो अगला है उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। ये कार्यस्थल पर पानी, बिजली, हवा, सफाई, मैत्रीपूर्ण संबंध आदि को सुनिश्चित किया जाता है। क्या होता है कि जो यहाँ पर निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि हर कर्मचारी चाहता है कि जिस स्थान पर वो काम कर रहा है वो स्थान क्या हो? साफ हो, वहाँ पे अच्छी हवा चले, ठीक है, वहाँ पर बिजली रहे जिससे कि कर्मचारियों को कार्य करने में कोई परेशानी ना हो, वहाँ पर उनको पीने के लिए अच्छा पानी उपलब्ध हो, ठीक है। तो ये सारे कार्य कौन करता है? ये निम्न स्तरीय प्रबंधक करता है। निम्न स्तरीय प्रबंधक द्वारा ये सारी चीज़ों को उपलब्ध करवाया जाता है और उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित किया जाता है ताकि कर्मचारी आपस में लड़े झगड़े नहीं, ठीक है, आपस में मैत्रीपूर्ण रहें, आराम से काम करें ताकि सफलता प्राप्त की जा सके समय अनुसार, ठीक है। तो अगला है श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। खतरनाक मशीनों के आसपास बाड़ की व्यवस्था करके मशीनों पर काम करते समय होने वाली दुर्घटना की संभावना को समाप्त किया जाता है। अब क्या है कि अब यहाँ पर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है कि अगर कोई श्रमिक खतरनाक मशीन पर काम कर रहा है तो काम करते समय उसको कोई भी चोट ना लगे, उसको कोई जान मान की हानि ना हो, ठीक है, उसको कोई नुकसान ना हो। इसके लिए क्या किया जाता है? उसके आसपास में बाड़ लगा दी जाती है। जो खतरनाक मशीन होती है उसके आसपास बाड़ लगा दी जाती है कि अगर कोई दुर्घटना घटे तो उन मशीनों से क्या हो? कर्मचारियों को चोट ना लगे, वो बच जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। अगला है मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना। ये मध्य स्तरीय प्रबंधकों की कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि में मदद करते हैं। अब जो ये निम्न स्तरीय प्रबंध होता है वो मध्य स्तरीय प्रबंधकों की सहायता करता है। कैसे करता है? क्योंकि कर्मचारियों का चयन, कर्मचारियों के परीक्षण, पदोन्नति आदि में मदद करता है, ठीक है। अगला है सुझाव आमंत्रित करना। ये अपने अधीनस्थों से काम को और बेहतर ढंग से करने के सुझाव आमंत्रित करते हैं। ये जो निम्न स्तरीय प्रबंध है ये अपने अधीनस्थों द्वारा काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से करने के सुझाव आमंत्रित करते हैं, ठीक है। और अगला है इसका लास्ट, अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना। ये अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करते हैं ताकि कार्यस्थल पर टकराव ना हो सके, ठीक है। जो निम्न स्तरीय प्रबंध है इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रबंधक होता है वो कर्मचारियों के बीच अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करता है ताकि कार्यस्थल पर जितने भी कर्मचारी हैं वो आपस में लड़े झगड़े नहीं, उनमें कोई भी टकरार उत्पन्न ना हो, अच्छे से काम करें, समय पर काम करें ताकि उद्देश्यों को सफलतापूर्वक और समय अनुसार प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर निम्न स्तरीय प्रबंध को समझा और उसके कार्य पढ़े। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अब इनके डिफरेंसेस और इनके कार्यों के बारे में पता लग गया होगा, समझ आ गया होगा और आपको कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो अब देख लेते हैं प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो प्रबंध के 5 कार्य हैं, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहला है नियोजन। इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोचना है। नियोजन का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी करने वाले हैं उसको करने से पहले सोच लेना कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसको कौन करेगा, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें होती है वो नियोजन में की जाती हैं। इसके बाद आता है संगठन। इसका अभिप्राय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो संगठन के उद्देश्य प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करते हैं। संगठन का मतलब क्या है? संगठन का मतलब एक व्यक्तियों के विशेष ग्रुप से है जो कि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। अगला है नियुक्तिकरण। इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और भरे रहने देना है। इसका मतलब ये है कि अगर संगठन में कोई पद खाली है, कर्मचारियों की कमी है, तो कर्मचारियों की भर्ती करना और पदों को भर देना और पदों को भरे रहने देना, उनको खाली ना होने देना, ठीक है। तो अगला है निर्देशन। इसका अभिप्राय संगठन के मानव संसाधन को निर्देश देना,
उनका मार्गदर्शन करना, संदेशवहन करना व उन्हें अभिप्रेरित करने से है। निर्देशन में क्या होता है? निर्देशन में जो संगठन होता है, संगठन में मानव संसाधन यानी कि कर्मचारी, उनको निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेशवहन करना और उनको अभिप्रेरित करना होता है। क्या होता है? निर्देशन। ठीक है। अगला है नियंत्रण। इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना है। नियंत्रण में क्या किया जाता है? हमने नियोजन कर लिया, संगठन कर लिया, नियुक्तिकरण कर लिया, निर्देशन कर लिया, लास्ट में आता है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब जो वास्तविक परिणाम है हमारे, मतलब जो अभी चल रहा है हमारा, उसको हमारा जो उद्देश्य है यानी इच्छित परिणाम है उससे उसके नज़दीक लाना। ठीक है। मतलब जो काम अभी कर रहे हैं उसको अंत के पास ले जाना। हमारा उद्देश्य जो अंतिम लक्ष्य होता है उसके समीप लाना, उसके पास लाना। ठीक है। वो कौन करता है? वो नियंत्रण करता है। ठीक है। तो ये प्रबंध के 5 कार्य हैं जिनके ऊपर आगे चल के एक एक चैप्टर आने वाले हैं, उनमें आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आपको अगर समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इनके जो ये परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, इनको समझ लें और याद कर लें। आगे चल के इनको ऊपर एक एक करके चैप्टर आएंगे अलग से, तो उनमें हम इनको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। इनको याद करने का आप तरीका भी समझ लीजिए, क्योंकि 5 कार्य हैं तो इनको कैसे याद रखें हम, कि ताकि कभी हम भूलें ना। ठीक है। तो इसका एक क्या है कि आपको मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ कि प्रबंध के कार्यों को कैसे याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे उस तरीके से। ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। जैसे ट्रिक क्या है? नियोजन। नियोजन को इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग, यानी कि पहला वर्ड पी। संगठन को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ओ। ठीक है। नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग, एस। ठीक है। निर्देशन का मतलब होता है इंग्लिश में डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का डी। और कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण, नियंत्रण का सी। इन सभी के इंग्लिश वर्ड्स का पहला पहला अक्षर, इन सबको अगर जोड़ दें तो क्या बनेगा? ये पोस्टडैक, POSDC, पोस्टडैक इसे हम कह सकते हैं। ठीक है। तो इस आप पोस्टडैक को अगर याद रख सकते हैं तो आपको प्रबंध के सारे कार्य याद हो जाएंगे। ठीक है। मैंने भी जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने भी इसी ट्रिक को अपनाया था और इसी ट्रिक के जरिए मुझे पूरे प्रबंध के कार्य याद थे और अभी तक याद है। इसी वजह से मैं आपको भी ये ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो और कभी भी ना भूलें। ठीक है। तो आप इस ट्रिक से ही प्रबंध के सारे कार्यों को याद रख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो गई। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी और कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। अगर है तो उसको कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही है, नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उनका सॉल्यूशन दे सकूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर वो भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वो तभी पढ़ पाएंगे जब आप उनके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। और लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके साथ दोबारा से हाजिर रहूँगा आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।